हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस काफ़ी लेक्चर्स जो हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर हो चुके हैं और आप ज़रूर उनको प्लेलिस्ट में जा कर के देखें कि किस प्रकार से आपका जो है उसमें थोड़ा सा आपका बेसिक बहुत काफ़ी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं आपको उसमें जो है क्लियर कर चुका हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आगे भी वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जैसे कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ या फिर मैं आईटीआई की बात करूँ, सबके पास जो है काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मुझे सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए चलना है और अन्य सब्जेक्ट भी धीरे धीरे शुरू करने हैं। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अभी कोई ख़त्म नहीं हुआ है, वो आगे कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मेरे को जो है अन्य सब्जेक्ट भी धीरे धीरे शुरू करने हैं। तो इसी क्रम में मैं आज इलेक्ट्रिकल मशीन को ले रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल मशीन में दो स्टूडेंट्स आप पढ़ोगे, कुछ इसमें आपकी रोटेटिंग मशीन्स होंगी जैसे मोटर की मैं बात करता हूँ, कुछ इसमें आपकी फिक्स्ड मशीन होगी जैसे मैं ट्रांसफार्मर की बात करता हूँ। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीसी मशीन के बारे में। सबसे पहला जो चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे डीसी मशीन, जिसके अंतर्गत हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज डीसी मशीन। डीसी मशीन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डीसी मोटर। आप लोग जो है कॉपी और पेन लेके लेक्चर को देखें, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट्स नोट्स आपके यहाँ से बन जाएंगे। मैं आपको जो है सीरियल्स वाइज सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो हैं उनको जो है कॉपी में लिखते जाइए। जैसे जैसे जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लिखते जाइए, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। डीसी मोटर हो गया, सेकंड हो गया डीसी जनरेटर। ठीक है, अब डीसी मोटर और डीसी जनरेटर को समझने से पहले हमें सिंपल मोटर और जनरेटर को समझना है कि मोटर और जनरेटर क्या चीज़ होती है। अगर मैं बात करता हूँ मोटर की, अगर मैं मोटर की बात करता हूँ तो मोटर का काम होता है, सभी को पता होगा, मोटर का काम होता है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको किस में चेंज करती है? मैकेनिकल एनर्जी। मतलब आप इनपुट में सप्लाई में क्या देते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, और आपको क्या मिलती है आउटपुट में? मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। जैसे आपने फ़ैन में देखा होगा, आप लाइट फैन का जो है स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है? फ़ैन घूमने लगता है। स्विच ऑन करके आपने क्या किया? आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, है ना, और पंखा घूमने लग गया, और पंखा के अंदर क्या लगी होती है? मोटर लगी होती है। तो वही चीज़ है कि यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में या फिर यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। सेम अगर मैं बात करता हूँ जनरेटर की, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, है ना, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं जनरेटर की बात करूं तो जनरेटर के केस में क्या होता है, आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, वो किस में चेंज हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने देखा होगा जनरेटर जो है कई शादी फंक्शंस में आपने देखा होगा, लाइट जाने के बाद जनरेटर मांगते हो तो वहाँ पर जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में देता है, लेकिन उसका इनपुट क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक है, अब ये हो गया जनरेटर और मोटर के बारे में। अब हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में सबसे पहले स्टडी करेंगे डीसी जनरेटर की, बाद में हम डीसी मोटर पे आएंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ, कंस्ट्रक्शन को मैं आगे डिटेल से पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ तो डीसी मशीन का एक ही कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन से आप ये नहीं कह सकते हो कि ये मशीन जो है डीसी मोटर है या फिर ये डीसी जनरेटर है, सिर्फ उनकी वर्किंग में अंतर होता है बस। कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम ही होता है, बस वर्किंग या इनपुट्स के हिसाब से क्या होते हैं, वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डीसी मोटर को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले हम इनकी जो है फंक्शन को समझ लेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लेंगे, फिर हम इसमें जो है आगे डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन पर आएंगे। ठीक है, डीसी जनरेटर जो है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब देखो डीसी जनरेटर को ऑपरेट करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, पहले हम वो चीज़ जान लेते हैं। डीसी जनरेटर को चलाने के लिए हमें, या फिर डीसी जनरेटर के चलाने के लिए हमें किसी सबसे पहले ज़रूरत जो पड़ती है वो पड़ती है हमें मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, और दूसरी ज़रूरत हमें जो है
डीसी जनरेटर को ऑपरेट कराने की, उस मैग्नेटिक फील्ड में घूमने वाला कॉइल की या फिर घूमने वाला कंडक्टर की, कॉइल की बात करो या फिर आप कंडक्टर की बात करो, ठीक है ना। क्योंकि जो आपकी कॉइल होती है वो दो कंडक्टर के से मिल करके एक कॉइल का निर्माण होता है, और बहुत सारी कॉइलों को जब हम कनेक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो उससे एक वाइंडिंग का निर्माण होता है, ठीक है। ये आपका बेसिक है। अब जो है हम बात करते हैं कैसे जो है डीसी जनरेटर काम करता है, कैसे मतलब किस प्रकार से इसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसको समझने से पहले हमें समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम, क्योंकि जनरेटर में जो करंट जनरेट होती है वो उसी प्रिंसिपल के आधार पे जनरेट होती है। अब जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में जो होता है एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या घुमाया जाता है, एक कंडक्टर को घुमाया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार, सबसे पहले मैं आपको इसको समझने से पहले, इसको समझाने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम बता देता हूँ आपको, उसको भी आप कॉपी में लिखिए। वैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं उस टॉपिक को जब मैग्नेटिक सर्किट वाला टॉपिक आएगा वहाँ पे कवर करूँगा, लेकिन पहले यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम जो दिया है वो फैराडे ने दिया, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या कहते हैं हम उसको, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी, या फिर कहने का मतलब ये है कि यदि अगर चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र जो है चेंज हो रहा है, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी कंडक्टर को घुमाएंगे या रोटेट कराएंगे तो क्या होगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चेंज होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उस कंडक्टर से कटेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, हम यहाँ पर मैं आपको एक फिगर से समझा देता हूँ। यहाँ पे ये नॉर्थ मैग्नेट है, ये साउथ, ये नॉर्थ पॉइंट है मैग्नेट का, ये साउथ पॉइंट है, तो इसके बीच एक क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये आपकी जो लाइंस दिख रही है ना, इनको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर इन्हीं लाइंस को कहते हैं हम फ्लक्स। कॉपी में लिखते जाओ, फ्लक्स क्या होता है, द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड फ्लक्स। जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, और इन्हीं रेखाओं को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और जो ये लाइंस जितना भी एरिया जो है ये लाइन कवर करती हैं, इस पूरे एरिया को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यदि मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी चालक को क्या करता हूँ, घुमाता हूँ, इस हैंडल से इस चालक को ऐसे घुमाता हूँ, ऐसे जो है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, तो क्या होगा, जब ये घूमेगा तो ये फ्लक्स जो यहाँ पर बना हुआ है ये कटता जाएगा, प्रत्येक कंडक्टर से फ्लक्स कट होता जाएगा। फ्लक्स का कट होने का मतलब है फ्लक्स चेंज होता जाएगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम है। यदि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, उस स्थान पर या फिर उस चालक में जिस जो वहाँ पर चालक रखा हुआ होगा, तो उस चालक में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, या फिर एक विद्युत वाहक बल, या फिर एक वोल्टेज क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। अगर वो सर्किट क्लोज होगा तो वोल्टेज की वजह से, आपको पता ही है क्या होता है, वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो कर जाएगी, है ना। तो यही होता है। तो ये है E इज इक्वल टू होता है -N dφ/dt। इसको भी आप कॉपी में लिख दीजिए। E इज इक्वल टू क्या होता है, -N dφ/dt। जहाँ पर मैंने आपको बताया फाई तो फ्लक्स होता है, लेकिन dφ/dt किसी भी संख्या को आप डिफ्रेंशिएट आप कर रहे हो तो क्या दिखाता है, वो दिखाता है चेंज। dφ/dt का मतलब फ्लक्स चेंज को दिखा रहा है। फ्लक्स चेंज होगा जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अगर वहाँ पे कोई कंडक्टर है तो उसमें क्या होगी, एक करंट प्रोड्यूस होगी, या फिर एक ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। ये किसने कहा, ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम, जो कि लगभग सभी इलेक्ट्रिकल मशीन में लगता है। अभी हम डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो देखो आपने किया क्या, आपने घुमाया ना इसको, मतलब घुमाया मतलब इस कॉइल को आपने घुमाया। क्या घुमाने में क्या होता है, घूम रहा है कोई चीज़, तो क्या हुआ, कौन सी एनर्जी हो गई, दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। और क्या जनरेट हुआ उसमें, वोल्टेज। कौन सी एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैंने क्या बताया, जनरेटर क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और यहाँ पर मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम भी बता दिया है। अगर बात करता हूँ मैं इस यहाँ पर इस फॉर्मूले में इस एन की, तो ये एन क्या है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। एन क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब जैसे कॉइल होती है ना, कॉइल में कितने सारे, कॉइल में क्या होते हैं, टर्न्स होते हैं।
कॉयल में क्या होते हैं, टर्न्स होते हैं ना, बहुत सारे फेरों से क्या बनती है, बहुत सारे टर्न्स, कॉयल के टर्न्स मिला करके बनाते हैं ना, इस प्रकार से कॉयल उसी से तो बनती है, टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स है इन द कॉयल या फिर इन द वाइंडिंग, ओके। और ये dφ/dt क्या है, आपका फ्लक्स चेंज। तो समझ गए, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर काम करता है और कैसे इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। और डीसी जनरेटर की बात हो रही है तो कैसे वो है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और कैसे हमको उसमें डीसी मिल जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ पहले। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डीसी जनरेटर की, इसकी वर्किंग को समझने के लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये मैंने दो मैग्नेट लिए हैं, मैग्नेट का N और S। मैग्नेट है तो वो क्या बनाएंगे, हमेशा इनके बीच कौन सी लाइन गुजरेगी, इनके बीच जो लाइन गुजरेगी वो कौन सी लाइन होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। और मैंने क्या बताया, इनको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और ये लाइन जितना एरिया ये कवर कर रहे हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और नॉर्थ से साउथ अगर बात करूँ तो ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। फाई फ्लक्स, ठीक। अब इसमें क्या होता है, यही होता है जनरेटर में आपके, वहाँ पर जो है जनरेटर में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में बात करूँ तो पोल्स होते हैं, ये पोल्स है, एक N पोल है, ये साउथ पोल्स है ना। 2 पोल की मशीन हो सकती है, 4 पोल की मशीन हो सकती है। तो बस इसी प्रकार होता है, पोल्स का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना। ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखी रहती है, बाइंडिंग रखी रहती है या फिर कॉयल रखी रहती है, या फिर कॉयल किससे बनती है, 2 कंडक्टर को मिलाने से एक कॉयल बनती है, और बहुत सारे कॉयल का अरेंजमेंट करने से क्या बनता है, आपका बाइंडिंग बनता है, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर समझने के लिए एक कॉयल की बात कर रहा हूँ। तो एक कॉयल बनती है 2 कंडक्टर से, तो कुछ इस प्रकार से एक कॉयल है, ABCD। और इस कॉयल को मैंने यहाँ पर एक कुछ चीज़ ऐसे लगाई है रोटेशन करने के लिए, हत्ता यहाँ पे हैंडल यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस हैंडल की मदद से क्या करूँगा, मैं इस कॉयल को क्या करूँगा, घुमाऊँगा। कैसे घुमाऊँगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है कैसे घुमाओ आप। अगर मान लीजिए मैं इसको, ये कॉयल ऐसी रखी हुई है अभी, ये ABCD ऐसे घुमाने लग गया इसको, ऐसे यूँ। तो जब मैं इसको घुमाऊंगा इस हैंडल से तो होगा क्या, यहाँ पर आपका क्या बना हुआ है, ये नॉर्थ और S ने क्या बना रखा है, ये बीच में ये लाइन्स आपको दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो होगा क्या, जब आप इसको घुमाओगे तो ये कॉयल क्या करेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करने लग जाएगी, काटने लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, आपका फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा। और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा आपका, इस कॉयल में क्या हो जाएगी, करंट इंड्यूस हो जाएगी, वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम जनरेटर की। तो जनरेटर का जो प्रिंसिपल होता है, जनरेटर जो काम करता है वो काम करता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पे काम करता है। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम क्या होता है, ध्यान से सुनिए और कॉपी में भी लिखते जाइए। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा दाहिना हाथ है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, मैं फर्स्ट 3 अंगुलियों को क्या करता हूँ, तीनों को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रखा जाता है। तो हमारा जो थंब होता है, ये जो होता है चालक पर लगने वाली गति की दिशा। चालक पर लगने वाली गति की दिशा का मतलब, जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ ना, तो ये चालक क्या हो गया, गति की उसमें आ गया, मोशन में आ गया ना ये चालक, ये कंडक्टर, ये कॉयल मोशन में आ गई। तो जिधर को वो घूम रही है उधर की डायरेक्शन कौन दिखाएगा, आपका ये थंब दिखाएगा। बात करते हैं 4 फिंगर की, तो 4 फिंगर हमेशा ये दिखाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। 4 फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है। और जिस भी डायरेक्शन में आपका ये जाएगा ना, ये दिखाएगा आपका कि करंट की डायरेक्शन कहाँ है, इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन कहाँ है, या इस कंडक्टर में, CD कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो वो कौन सी उंगली दिखाएगी, आपकी ये वाली उंगली दिखाएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको समझने के लिए, ताकि आप कॉपी में भी थोड़ा लिखते जाइए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अनुसार क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको फिगर से दिखा रहा हूँ। तीनों अंगुलियों के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है,
90 डिग्री का एंगल होता है। मान लीजिए ये आपका अंगूठा है थंब, इसको ले लेता हूँ मैं फोर फिंगर और इसको ले लेता हूँ मिडिल फिंगर। ये वाली उंगली कौन सी है, ये है। ये क्या है आपका थंब, ये वाला है। और ये मिडिल फिंगर कौन सी है, ये वाली उंगली है, ये नीचे जो है। अगर मैं इन तीनों को परपेंडिकुलर रखता हूँ तो थंब हमेशा दिखाता है, किस चीज़ को दिखाता है, क्या बोला मैंने, चालक की गति की दिशा, यानी कि मोशन ऑफ कंडक्टर। क्या दिखाएगा, मोशन। यहाँ पर इसको सही तरीके से लिखो आप। ये जो दिखाएगा आपका, ये दिखाएगा मोशन ऑफ कंडक्टर। क्या दिखाएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर। ये वाला क्या दिखाएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ MF, या फिर आप कह सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मिडिल फिंगर आपकी दिखाएगी इंड्यूस्ड करंट, या फिर इंड्यूस्ड वोल्टेज में ज़्यादा बेहतर, क्योंकि पहले वोल्टेज ही जनरेट होता है। करंट कब फ्लो होगी, करंट तब फ्लो होगी जब वो सर्किट क्या होगा आपका, क्लोज होगा। यानी कि मान लीजिए जैसे अगर यहाँ करंट, मान लीजिए इस कंडक्टर में जो है वोल्टेज जनरेट हो गया, अगर यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा हुआ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा ना। करंट तब फ्लो करेगी जब यहाँ पर कोई लोड लग जाएगा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज E, या फिर आप इंड्यूस्ड करंट भी कह सकते हो अगर लोड लग गया तो, ठीक है। तो वो भी कोई गलत नहीं है, अगर यहाँ पर आप इंड्यूस करंट भी लिखते हैं तो वो भी कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। ये हो गया फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। आप कॉपी में भी इसको लिखते जाइए। अब देखिए फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम इस फिगर में कैसे लगता है। अब ये है आपका, यहाँ पर मैंने आपको बताया ABCD, ये एक कॉइल है। इस कॉइल में 2 कंडक्टर यूज हैं, AB और CD, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक कुछ लगाया हुआ है, कुछ एक हैंडल लगाया है। इस हैंडल की वजह से मैं इसको घुमा रहा हूँ। मान लीजिए मैं इसको ऐसा घुमाता हूँ, अभी ये ऐसा रखा हुआ है, ये देखो इस प्रकार से। अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, मतलब ऐसे घुमाऊंगा, यूँ, ये था, यूँ घुमाऊंगा। तो मैं बात करता हूँ सिर्फ आधे रिवोल्यूशन की, आधे चक्कर की। आधे चक्कर में कैसे होगा, ये ऐसा हो जाएगा ना, खड़ा हो जाएगा। तो होगा क्या भाई, ऐसे में ये AB वाली साइड तो ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे, और ये उसी टाइम पे ये CD वाली साइड नीचे की तरफ घूमेगी। तो ये साइड ऊपर की तरफ घूम रही है, तो लगाओ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाओ। तो स्टूडेंट, जब मैं इसमें जो हूँ फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का नियम लगाऊंगा, अब ये AB चालक जो है ना, अब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो आधे रिवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आधे चक्कर की बात कर रहा हूँ। आधे चक्कर में क्या होगा भाई, ये AB तो आपका ऊपर की तरफ यानी कि आपकी तरफ आएगा, ये CD वाला उसी टाइम कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा ना। तो मैं इस AB कंडक्टर की बात कर रहा हूँ पहले, इसमें करंट की डायरेक्शन मुझे निकालनी है। अब मुझे बताइए इसका रोटेशन किधर की तरफ है, आपकी तरफ है। आपकी तरफ रोटेशन है, मतलब ये आपकी तरफ होगा ना, यूँ एक अंगूठा आपकी तरफ आ जाएगा। अब आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, देखो कैसा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, यूँ, ये देखो ये वाली कंडीशन आ रही है, देखो ये है आपका मोशन। ये कंडक्टर जब ये पलटा ना, जब ये आपकी जो ये आपका यहाँ पे कॉइल रखी हुई, जब ये ऐसा पलटा, तो जो AB वाला है ना वो आपकी तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि ये है। अंगूठा क्या दिखाएगा, इस कंडक्टर पर लगने वाली गति, इसका लगने वाली जो इसकी स्पीड है, एक उसकी दिशा दिखाएगा। देखो ये कंडक्टर की स्पीड की दिशा को दिखा रहा है अंगूठा, ठीक है, जो आपकी तरफ पलट के ऐसा आपकी तरफ आ रहा है। ये वाला जो अंगूठी है आपकी, ये जो तर्जनी, जो आपकी ये 4 फिंगर है, तर्जनी इसको कहते हैं। तो ये दिशा देखो, ये किसकी दिशा दिखा रहा है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इधर को मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रहा है आपको डायग्राम में। तो देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ये है ना, मीन्स ऊपर की तरफ है करंट की डायरेक्शन। तो आप देखिए ये हो गया करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, समझ गए आप। जिसकी समझ में नहीं आया मैं एक बार फिर उसको राइट हैंड रूल्स दिखा रहा से समझा रहा हूँ, यहाँ पर समझिए। ये कंडीशन है, ये आपके क्या है, ABCD एक कॉइल है। इस कॉइल को मैंने घुमाया, इस कॉइल में 2 कंडक्टर हैं AB और CD। जब मैं इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या होगा भाई, अपना दिमाग लगाइए, ये AB जो है ऊपर की तरफ घूमेगा और उसी टाइम पे CD पीछे चला जाएगा, यानी कि इसकी गति की दिशा आपकी तरफ है। तो मैंने क्या बताया, अंगूठा क्या दिखाता है, गति की दिशा। अपनी तरफ कर लो, कर दिया अपनी तरफ। और ये 90 पे क्या है आपका, ये देखो ये वाला, ये इधर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये हमें अंगूठी में मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है। तो ये अंगुली जहाँ जाएगी, मैंने क्या बताया था, करंट की दिशा दिखाएगी। तो करंट की दिशा कहाँ हो जाएगी इस कंडक्टर में, ये देखो ऊपर की तरफ होगा ना, बस सिंपल है। अब जब ये आपका जो है, जब ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ये AB वाली साइड, उसी तो करंट की डायरेक्शन तो कुछ यूँ है, बट एट द सेम टाइम ये CD कहाँ जा रहा है, पीछे चला गया ना, यानी कि इसकी गति की दिशा कहाँ के लिए होगी, ये तो ऊपर की तरफ था, इसकी गति की दिशा कहाँ के लिए हो जाएगी, पीछे की तरफ हो जाएगी ना। तो इसमें करंट की डायरेक्शन कहाँ के लिए हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी।
जब इसमें गति आपकी, जब ये ए बी कंडक्टर आपकी तरफ आ रहा था तो करंट की दिशा ऐसी आई, तो ये सी डी तो पीछे की तरफ जा रहा ना, मतलब पीछे है गति की दिशा, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, है ना। ये हाफ आधा रिवोल्यूशन के बाद है। जब ये पूरा ऐसा हो जाएगा तो ये चीज़ चलती रहेगी, है ना। तो आपको कुछ इस प्रकार की करंट मिलेगी, देख रहे होंगे आप, पोलैरिटी चेंज होती रहे, पोलैरिटी रिवर्स हो रही है बार बार, इस प्रकार की करंट आपको मिलेगी, है ना। जब ये घूमता रहेगा तो ऐसी करंट आपकी चलती रहेगी, इस प्रकार से आपको करंट मिलती रहेगी। तो आपको देखिए, आपकी सोच यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जनरेटर से जो जनरेटिंग वोल्टेज होता है कैसा होता है, वो उसका नेचर क्या होता है, एसी होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो जनरेटिंग वोल्टेज होती है या जनरेटिंग करंट होती है वो एसी होती है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल कैसे लगाते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार जो है आपका जनरेटर काम करता है, और इस प्रकार से इसमें करंट जो आपको मिलती है कैसे मिलती है, एसी, क्योंकि पोलैरिटी क्या हो रही है, रिवर्स हो जा रही है। बट ये है आपका डीसी जनरेटर, तो कैसे जो है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अब हम वो चीज़ सीखते हैं। देखिए, ये कंडक्टर है, ये कॉयल है, यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर आपके दो सेगमेंट लगे होते हैं, यहाँ पे आपके सेगमेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर सेगमेंट। क्या कहते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट्स। कम्यूटेटर सेगमेंट्स कॉपर का सेगमेंट्स होता है, हार्ड रन कॉपर का बना होता है, और कम्यूटेटर का काम होता है जो ये जनरेटिंग एसी है इसको डीसी में कन्वर्ट करना, क्योंकि डीसी जनरेटर है ना, तो क्या करता है वो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ साइड में क्या लगे होते हैं, आपके ब्रशेस लगे होते हैं, इधर ब्रशेस लगे होते हैं, कार्बन ब्रशेस। क्या लगे होते हैं, कार्बन ब्रशेस। कंस्ट्रक्शन में भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ आपको। कार्बन ब्रशेस का काम होता है, जो करंट जनरेट हो रही है उस करंट को यहाँ पर डीसी बन जाएगा, तो उस करंट को कहाँ ले जाना होता है, लोड तक पहुंचाना होता है कार्बन ब्रशेस का काम। और मोटर के केस में इसका काम क्या होता है, मोटर के केस में क्या होगा, इनपुट इलेक्ट्रिसिटी होगी ना, तो वहाँ पर वो करंट को कैरी करके आर्मेचर वाइंडिंग तक पहुँचाता है। यहाँ पर क्या काम करता है कार्बन ब्रशेस, यहाँ पर जो आपकी करंट जनरेट हो रही है उस करंट को कहाँ तक ले जा रही है, लोड तक ले जाने का काम कौन करता है, कार्बन ब्रशेस करता है। तो अभी कार्बन ब्रशेस की बात नहीं करेंगे हम, अभी हम बात करते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट की। इसको मैं एक नंबर दे देता हूँ, इसको 2 नंबर। ये सेगमेंट्स हैं यहाँ पे, एक ही है और एक ही है। इन सेगमेंट जो होता है, ये कम्यूटेटर के सेगमेंट जो होते हैं कॉइल से लिंक होते हैं, मींस कॉइल घूमेगी तो आपके कम्यूटेटर के सेगमेंट भी घूमेंगे। अभी ये डायरेक्शन है ए बी सी डी, ठीक है। जब मैं इसको घुमाऊंगा, जब ये पूरा एक चक्कर घूम जाएगा, तो अभी करंट की डायरेक्शन ये है और ये है, यानी कि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है ना। ये करंट जारी है यहाँ, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। यहाँ से करंट वापस आ रहा है तो ये क्या होगा भाई, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे ही एक रोटेशन पूरा हो जाता है, अब क्या हो जाएगा, अब जो है जब एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो सी डी यहाँ पर आएगा और ए बी यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके मैंने बोला कि ये जो होते हैं, ये जो कॉयल होती है ना, एक कम्यूटेटर सेगमेंट पे कनेक्टेड होती है, तो आपके सेगमेंट भी चेंज हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। बट पोलैरिटी वही रहेगी जो पहले थी पॉजिटिव और जो पहले थी नेगेटिव, क्योंकि करंट अगर भाई ये अगर चेंज हो भी गया तो क्या प्रॉब्लम क्या है, रोटेशन तो वही है ना, चक्कर घूमे, सी डी यहाँ पर आएगा, फिर जब ऐसे घूमेगा तो ये ऊपर आप ही की तरफ तो आएगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन यही तो रहेगी और इसमें यही रहेगी, तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। कहने का मतलब कम्यूटेटर क्या कर रहा है, करंट की पोलैरिटी को चेंज होने नहीं दे रहा है। वो इसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, ये नेगेटिव, सिर्फ कॉइल की साइड्स चेंज हो रही है बट पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, करंट वही है, करंट की डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन जब सेम होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो आउटपुट पे आपको ऐसे मिलेगा, ये डीसी मिल जाएगी। क्या बोलते हैं उसको, डीसी। आउटपुट पे आपको कुछ ऐसा मिलेगा, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव ही रह रही है, ये नेगेटिव ही रह रही है। और ऐसा किस में होता है, पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, डायरेक्शन नेगेटिव नहीं जा रही है, मतलब करंट की डायरेक्शन हमेशा एक जैसी ही है, कांस्टेंट है। किस में होता है, डीसी में। तो बन गया आपका डीसी। तो यही डीसी जो है लोड तक जाती है, तो आपको आउटपुट में कैसे मिल जाता है, यूँ, ये आपको मिल गई डीसी। तो समझिए, जो जनरेशन होता है जनरेटर में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो एसी के फॉर्म में होती है, और जो
लोड तक जब जाने की बारी होगी, क्योंकि ये डीसी जनरेटर है, तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। और कैसे कन्वर्ट कर रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। कम्यूटेटर के सेगमेंट जो होते हैं इस कॉइल से कनेक्ट होते हैं। जैसे ही कॉइल की साइड चेंज हो जाती है तो ये सेगमेंट भी चेंज हो जाते हैं, मगर करंट की डायरेक्शन वही रहती है। जैसे ये है, ये है, तो जब करंट की डायरेक्शन वही होगी तो इसका मतलब पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है। पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है तो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है डीसी में, है ना। डीसी में यही तो होता है भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही तो करंट जाती है। एसी में क्या होता है आपका, एसी में ये होता है, ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, है ना। तो ये हो गया भाई आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डीसी मशीन एज एन कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और क्या क्या इसमें मेन पार्ट्स होते हैं, हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन पे। अभी मैंने डीसी जनरेटर का आपको वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया है, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करते हैं कैसा उसका कंस्ट्रक्शन होता है डीसी मशीन का। चाहे हम मोटर की बात करें चाहे हम जनरेटर की बात करें, कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम ही होता है, बस वर्किंग में डिफरेंस होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, आपको 4 पोल दिख रहे होंगे, ये आपकी एक 4 पोल मशीन है। नॉर्थ पोल, नॉर्थ की जस्ट अपोजिट पोलैरिटी, साउथ नॉर्थ साउथ, इस प्रकार से होते हैं। तो इन पोल्स का काम होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना। पोल्स का काम क्या होता है, यूनिफॉर्म एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना, है ना। जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो वही चीज़ है ये, वही चीज़ है ये। एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन में आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर मैंने आपको एक आइडिया दिया था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम किसका होता है, पोल्स का काम क्या होता है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन पार्ट में आपका आ जाता है आपकी पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स। ये आपकी 4 पोल मशीन है, 2 पोल मशीन हो सकती है, 6 पोल मशीन हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोल्स का काम होता है मैग्नेटिक फील्ड बनाना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और आपको ये साइड में इस प्रकार से मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं इनको, ये होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग कुछ नहीं होती है आपकी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो है इस प्रकार से टर्न्स क्या कर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मटेरियल मैंने ले लिया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इस प्रकार से इस पर अगर मैं टर्न्स लपेटूँ तो ये मेरी बन जाती है फील्ड वाइंडिंग। सेम अरेंजमेंट आपका यहाँ पर भी है। फील्ड वाइंडिंग का काम होता है ऑल्टरनेट नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट करना। ये नॉर्थ और साउथ पोल आपको जो दिख रहे हैं ये ऐसे ही नहीं है, ये फील्ड वाइंडिंग ने ही इसको क्रिएट किया हुआ है। तो फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है, जब हम इसमें करंट फ्लो करेंगे ना, तो वही लगता है, इसमें एक रूल लगता है, लॉ लगता है, जिस वजह से क्या होता है आपका एक बन जाता, जहाँ से करंट जो है, जैसे ये नॉर्थ है तो यहाँ से करंट क्या हो रही होगी, इन हो रही होगी, और ये साउथ है तो मतलब करंट यहाँ को आ रही होगी, ठीक है ना। ये नॉर्थ है, इसका मतलब करंट डीसी करंट यहाँ से आ रही होगी, और डीसी करंट को कैरी करता है फील्ड वाइंडिंग आपका, ठीक है। ये यहाँ से करंट आ रही होगी और ये यहाँ पे साउथ है तो यानी करंट इस तरफ जा रही होगी, सेम इस प्रकार से। फिर ये नॉर्थ साउथ, इस प्रकार से क्या बनता है, डीसी फील्ड वाइंडिंग का काम होता है अल्टरनेट एन और एस पोल को क्रिएट करना। नॉर्थ और साउथ पोल जो ये बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, नॉर्थ और साउथ पोल जो बनते हैं वो काम कौन करता है, उसको बनाने का काम कौन करती है, फील्ड वाइंडिंग करती है। और हमेशा स्टेटर में डीसी, फील्ड वाइंडिंग हमेशा डीसी को कैरी करेगा, ठीक है। तो इससे हम क्या बनाते हैं, एक फील्ड वाइंडिंग का काम होता है ऑल्टरनेट एन और एस पोल्स कैरी करना है, और ये क्या करते हैं आपके फील्ड वाइंडिंग, ये मेन पोल्स को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो पोल्स का काम हो गया आपका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना, तैयार करना। उसके बाद आपको ये डैश डैश वाली लाइन दिख रही है, ये इसे बोलते हैं हम आर्मेचर कोर। क्या बोलते हैं हम इसको, आर्मेचर कोर। ऐसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। मैं यहाँ पे एक हल्का सा एक कंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूँ आर्मेचर कोर का कैसा कैसा कंस्ट्रक्शन होता है। कुछ इस प्रकार की ऐसी कोर होती है, सिलेंड्रिकल होती है वो कोर। आर्मेचर कोर क्या होती है आपकी, सिलेंड्रिकल, कुछ इस प्रकार से कोर होते हैं। और ये जो कोर होती है इस प्रकार से, इसमें क्या होता है अंदर जो है इस प्रकार से लैमिनेटेड कोर होती है एक, ठीक है, लैमिनेटेड कोर होती है, ठीक है। और सबसे पहले लैमिनेटेड कोर होती है एक आर्मेचर कोर आपकी, ठीक है। और मैं इसमें सबसे पहले बताना भूल गया था, जो सबसे बाहर आपको ये दिख रहा है रेड कलर का जो आपको मैंने बनाया है, ये योक है, इसको योक कहते हैं। और सारा का सारा इंटरनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट आपका कौन करता है, योक करता है। मैग्नेटिक फील्ड को स्प्रेड कराने का काम भी कौन करता है, हल्का थोड़ा सा काम ये योक का काम होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हल्का फैलाना, ठीक है।
और जो है पूरा का पूरा जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसको कैरी, उसको सपोर्ट करने का काम करता है यूक। और ये बना होता है कास्ट स्टील का, कास्ट स्टील। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जितने कंपोनेंट्स बता रहा हूँ, कॉपी में लिखते जाइए। किसका क्या काम है जो मैंने बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके वो आप उनको लिखते जाइए। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा था आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर कुछ नहीं होता है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, ये भी आप लिख दें, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ठीक है, सिलिकॉन स्टील को बनाने का कारण है, सिलिकॉन स्टील से बनाने का कारण ये है कि उससे क्या होता है, उसमें लॉसेस कम होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब आर्मेचर कोर में क्या होता है, पतली पतली सीट्स को लैमिनेट करके वो बनाई जाती हैं, कोर होती है। और कोर के अंदर जो होता है, हम क्या करते हैं, कंडक्टर्स को प्लेस्ड करते हैं। जो चालक होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया था कैसे घुमाते हैं, चालक होते हैं, चालक को उनमें प्लेस करके कॉयल के, कॉयल बना करके जो है, इस प्रकार से ये कंडक्टर है, यहाँ पे डॉट डॉट उन्हें दिखाए गए, ये आपके कंडक्टर हैं। और कंडक्टर आपस में जुड़े होते हैं। और वो क्या बनाते हैं, कंडक्टर आपस में जुड़े होते हैं। और कंडक्टर के जुड़ने से क्या बनती है, मैंने बताया था, दो कंडक्टर के जुड़ने से कॉयल बनती है। और बहुत सारे कॉयल को जब आप अरेंज करते हो, इस तरह से कॉयल को अरेंज करते हैं, तो एक बनती है वाइंडिंग। क्या बनती है, वाइंडिंग। अब चूंकि ये आर्मेचर कोर है, तो इसके अंदर बहुत सारी इस प्रकार से अरेंजमेंट आप करते जाओगे, तो ये पूरी बन जाएगी। इसके अंदर, इसी आर्मेचर कोर के अंदर पूरी एक क्या हो जाएगी, वाइंडिंग प्लेस्ड हो जाएगी। और उस वाइंडिंग को कहते हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग। तो नेक्स्ट आपका आता है सबसे मेन कंपोनेंट जो डीसी मशीन में आप पढ़ोगे, वो है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, इसी का मेन काम होता है। यही वो वाइंडिंग है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं। और यही वो वाइंडिंग है जिसमें आपकी अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और मोटर के केस में यही आर्मेचर आपका रोटेट भी करता है, इसे रोटर भी कहते हैं मोटर के केस में। बट अभी बात हो रही है जनरेटर की केस की, तो मैं उसी हिसाब से आपको बता भी रहा हूँ। ठीक है, दोनों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये होती है आर्मेचर वाइंडिंग। सेम ये दोनों चीज़ दोनों के लिए, चाहे मैं जनरेटर की बात करूं, चाहे मैं मोटर की बात करूं, तो आर्मेचर कोर के अंदर इनर स्लॉट्स में क्या होते हैं, आर्मेचर कंडक्टर को क्या किया जाता है, प्लेस्ड किया जाता है। उनको एक सुटेबल मैनर में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया जाता है। अगर आपको हाई वोल्टेज की ज़रूरत है तो आर्मेचर की कंडक्टर्स कैसे में जुड़े होंगे, ये भी याद रखना, इसको भी लिख दो। अगर आपको हाई वोल्टेज चाहिए तो आर्मेचर की कंडक्टर जो है कनेक्ट रहते हैं सीरीज में। यदि आपको हाई करंट की आवश्यकता है तो आर्मेचर के कंडक्टर जुड़े होंगे पैरेलल में। लेकिन जनरली आर्मेचर वाइंडिंग्स में जो कंडक्टर का कनेक्शन होता है वो सीरीज पैरेलल रखा जाता है, ताकि आपको जो है सुटेबल वोल्टेज और सुटेबल करंट आपको मिले। ठीक है, ये होता है आर्मेचर वाइंडिंग का फंक्शन। आर्मेचर वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग में ही क्या होता है, आपका एसी जनरेट होता है। और आर्मेचर वाइंडिंग को ही क्या किया जाता है, इसमें में रोटेट घुमाया जाता है। ठीक है, और आर्मेचर वाइंडिंग्स की भी अलग अलग टाइप्स की वाइंडिंग्स होती है, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम आपको मेन मेन कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अब सबसे इनर जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, अभी आर्मेचर वाइंडिंग के जो सारे के सारे जो है ना कनेक्शन होते हैं, सारे के सारे कनेक्शन यहाँ, ये इसी आपको सेगमेंट, एक यहाँ पे सेगमेंट दिख रहा होगा इस प्रकार से, वहाँ पर भी मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन में। ये आपके सेगमेंट्स हैं, छोटे 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 आपको यहाँ पे सेगमेंट दिख रहे हैं। इसे बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, मैंने बताया था, एज एन मैकेनिकल रेक्टिफायर काम करता है। और जनरेटर के केस में क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में क्या करता है, चेंज। ये हो गया आपका कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर की जो सेगमेंट्स होते हैं, कम्यूटेटर के सेगमेंट्स में क्या होती हैं, कॉइल्स क्या होती हैं, कनेक्ट रहती हैं, आर्मेचर कॉइल्स कनेक्ट रहती हैं। ठीक है, और ये बाहर से आपको रेड कलर के जो दिख रहे हैं, ये हैं आपके कार्बन के ब्रशेस। मेन मेन पार्ट मैंने आपको बता दिए। ये आपके बाहर जो आपके रेड कलर के दिख रहे हैं, ये इन्हें बोलते हैं कार्बन ब्रशेस। क्या बोलते हैं इनको, कार्बन ब्रशेस। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रेड वाला जो पार्ट है ये, और चाहे मैं इसकी बात करूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ, तो ये हैं हमारे कार्बन के ब्रश, कार्बन ब्रशेस।
कार्बन ब्रशेस का काम क्या होता है? कार्बन ब्रशेस का काम होता है जनरेटर के केस में, जब आर्मेचर वाइंडिंग, जब इसमें आर्मेचर घूमता है, जब उसमें करंट, आर्मेचर में करंट प्रोड्यूस हो जाती है, कॉइल्स में करंट प्रोड्यूस हो जाती है। अब आपको पता है कि आर्मेचर की कॉइल्स सारी की सारी इस कम्यूटेटर से कनेक्टेड होती हैं, है ना। और उसके बाहर से क्या होता है, आपका ब्रश लगा होता है, तो कम्यूटेटर में क्या बन जाती है, वो डीसी बन जाती है। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, आर्मेचर में जो करंट प्रोड्यूस होती है जनरेटर के केस में एसी होती है, उसको डीसी में चेंज करना होता है। कम्यूटेटर का काम मैकेनिकल रेक्टिफायर का काम करता है ना, बताया मैंने आपको। और वो जो डीसी बन जाती है आपकी, तो कार्बन ब्रशेस का काम होता है उन डीसी को क्या करना, उस डीसी को लोड तक पहुंचाना जनरेटर के केस में। और मोटर के केस में क्या करता है, करंट को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। करंट को आर्मेचर तक पहुंचाने का काम करता है ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, ठीक है। और कम्यूटेशन एक प्रोसेस होती है इसमें, बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है उसमें। स्पार्किंग से बचने, स्पार्किंग को कम करने का काम भी कौन करते हैं, हमारे ब्रशेस करते हैं। और जनरली जो है कार्बन के बने होते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। तो ये था आपका ओवरऑल कंस्ट्रक्शन, और मैंने हल्का फुल्का आपको बता दिया है। जब हम इसकी प्रॉपर पढ़ना इसको स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर कोर क्या होता है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिकल मशीन कंस्ट्रक्शन। उम्मीद करता हूँ तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मैं इतना ही रखता हूँ। और कोई भी टॉपिक अगर समझ में आपकी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जितनी भी कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं जो हूँ उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगा, और आप, ताकि आपकी समझ में और अच्छे से आए। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप जो है वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जो है इंफॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको हल्का कंस्ट्रक्शन का आइडिया दे दिया है। डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, और डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इलेक्ट्रिकल मशीन जो है मुझे इसमें फर्स्ट डीसी मशीन वाला चैप्टर इसमें कवर करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।